हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहे, आप इसे केवल 26 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स को आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है। विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इसका विकास किया जा सकता है। ये सभी बातें हम करेंगे। तो देखिए, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आपका टॉपिक चल रहा था, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिसमें हमने सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को, उसके नेचर को समझा, सोशल साइंस और सोशल स्टडी में क्या डिफरेंस होता है उसे समझा। उसके बाद हमने कक्षागत प्रक्रियाएं क्या होती हैं, साथ ही साथ गतिविधियां क्या होती हैं और परिचर्चा क्या होती है। ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में आपका लास्ट टॉपिक है विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास। इसके बाद आपका जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे का टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं विवेचनात्मक चिंतन को, और आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर इससे अगर कोई सा भी प्रश्न बनेगा तो वो आपसे बन जाएगा। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है विवेचनात्मक चिंतन, और इसका अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो फिर आपसे प्रश्न आराम से बन जाएगा। और ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं एक सामान्य सी बात को, कि जैसे आपको कोई विषय दे दिया या कोई अवधारणा दे दी, कोई विषय दे दिया, कोई अवधारणा दे दी। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक उदाहरण, जैसे आप 12वीं के बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। और अब आपने क्या करा कि बच्चों को एक टॉपिक दिया। क्या टॉपिक दिया? कि चलिए सभी स्टूडेंट मुद्रास्फीति टॉपिक को पूरा डिटेल में तैयार कर कर आएंगे। सभी स्टूडेंट को आपने क्या बोल दिया कि सभी स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, इस टॉपिक को आप पूरी तरह डिटेल में तैयार कर कर आना। अब आप इस टॉपिक पे उनसे क्या बोल रहे हैं कि इस टॉपिक पर आपको पूरा विश्लेषण करना है। क्या इस मुद्रास्फीति से क्या लाभ है? क्या इसके लाभ है मुद्रास्फीति के? इस मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के लाभ क्या-क्या हैं? ठीक है? इसकी हानियाँ क्या-क्या हैं? लाभ मतलब इसके गुण क्या हैं? इसके हानि क्या-क्या है? मतलब इसके दोष क्या हैं? साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? अब आपने स्टूडेंट को ये कहा कि आपको इस इन्फ्लेशन टॉपिक पर पूरा एनालिसिस कर कर आना है। आपने स्टूडेंट को बोल दिया। क्यों आपने ऐसा बोला? आप चाह रहे हैं कि बच्चों में ये विवेचनात्मक चिंतन है, इसका क्या करें, आप बच्चों में विकास करें। तो अब आपने बच्चों को बोला कि चलिए इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक आपको दिया गया, इस टॉपिक पे आपको डिटेल में पूरा एनालिसिस कर कर आना है। आपको ये देखना है कि क्या इसके लाभ है, इन्फ्लेशन का क्या लाभ होता है, इन्फ्लेशन की क्या हानियाँ हैं, क्या इसका प्रभाव है। अब बच्चे अगले दिन जब क्लास में आया तो आपने अब इस टॉपिक पर बच्चों से प्रश्न पूछना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले आपने स्टूडेंट से क्या पूछ रहे हो? आप स्टूडेंट से पूछ रहे हो कि चलिए, किसी स्टूडेंट को आपने खड़ा करा, उनसे पूछा कि चलिए ये बताइए कि इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या होती है। फिर आपने से किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि कौन इसको जारी करता है, ये पूछ लिया आपने। फिर आपने किसी स्टूडेंट से पूछा कि चलिए बताइए स्पाइक क्या होता है, ये पूछ लिया आपने कि स्पाइक क्या होता है। फिर आपने पूछा कि चलिए, किसी स्टूडेंट से आपने इसके प्रभाव पूछे कि चलिए इसके कौन-कौन से प्रभाव हो सकते हैं। फिर आपने उन प्रभावों पर भी बच्चों से बात करी कि चलिए ये बताइए इसके सामाजिक प्रभाव क्या होंगे। फिर किसी स्टूडेंट से आपने पूछा कि इसके आप आर्थिक प्रभाव बताइए, इसके आर्थिक प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं। इसी स्टूडेंट से आपने पूछा कि इसके राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, चलिए बताइए। तो अब क्या हो रहा है, बच्चा सोच रहा है, आपने उन्हें थोड़ा-सा टाइम दिया, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया। अब आप इस टॉपिक पर क्या कर रहे हो, अब क्लास में आप डिस्कशन कर रहे हो। क्यों? आपका क्या पर्पस है? आपका पर्पस है कि बच्चे में इस विवेचनात्मक चिंतन का क्या हो, विकास करवाया जाए।
तो अब आपने ये टॉपिक तैयार करने को दिया था, अब आपने बच्चों से प्रश्न पूछना चालू करें कि मुद्रास्फीति क्या होता है, कौन जारी करता है, इसमें स्पाइक क्या होता है, इसके प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है, राजनीतिक प्रभाव क्या है। फिर आप किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि चलिए बताइए कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, सुपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। इस तरह से आप प्रश्न बच्चों से अलग अलग स्टूडेंट को खड़ा करके एक एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप किसी से कोर इन्फ्लेशन पूछ रहे हैं, किसी से सुपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, किस तरह से मूल्य में बढ़ोतरी होती है, ये पूछ रहे हैं आप किसी स्टूडेंट से, ठीक है, कि मूल्य में किस तरह से बढ़ोतरी होती है, ये पूछ लिया आपने। और इसका क्या फिर मूल्य में बढ़ रहा है मूल्य, तो इसका क्या प्रभाव होगा। फिर आपने पूछ लिया कि इसका समाज पे किस तरह से प्रभाव हो जाएगा, किस तरह से इसका आर्थिक प्रभाव हो जाएगा, किस तरह से इसका राजनीतिक प्रभाव हो जाएगा। कि मूल्य में बढ़ोतरी हो जा रही है तो किस तरह से इस पे प्रभाव, राजनीतिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, आर्थिक स्तर पे क्या पड़ेंगे, सामाजिक स्तर पे किस तरह से प्रभाव पड़ेंगे। फिर आपने किसी स्टूडेंट से पूछ लिया कि चलिए बताइए अंतर्निहित मुद्रास्फीति क्या होती है, या मुद्रास्फीति का ये जो पूरी पूरी इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब आपने इस तरह से बच्चों से प्रश्न पूछना चालू करे, फिर आपने किसी स्टूडेंट से पूछ लिया कि चलिए अपस्फीति क्या होती है ये बता दीजिए, किसी से पूछ लिया रिफ्लेशन क्या होता है, किसी से आपने पूछा चलिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, किसी से पूछ लिया चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, किसी से दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है पूछ लिया, किसी से भागती हुई या भगोड़ा मुद्रास्फीति क्या होती है ये पूछ लिया, किसी से दबी हुई मुद्रास्फीति क्या होती है ये पूछा, किसी से खुली हुई मुद्रास्फीति क्या होती है ये पूछा। तो किसी स्टूडेंट से आपने पूछा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, किसी से कोर इन्फ्लेशन पूछ लिया, किसी से संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है ये पूछ लिया, तो किसी स्टूडेंट से आपने स्टैगफ्लेशन पूछ लिया। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। जब आप बताइए इतने सारे क्वेश्चन आपने बच्चों के सामने रखे, हो सकता है किसी स्टूडेंट से कुछ बनेगा, हो सकता है किसी स्टूडेंट से कुछ भी ना बने, किसी से थोड़ा बहुत बने, किसी से कुछ भी ना बने। लेकिन आप ही सोचिए जब इतने सारे प्रश्न अब आपके ही दिमाग में इतने सारे प्रश्न गए, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं अब क्या हुआ, ये चिंतन का काम तो शुरू हुआ। आपके दिमाग में मैंने आपके सामने इतने सारे इस टॉपिक पे मुद्रास्फीति के संबंध में इतने सारे प्रश्न रखे, तो आपने भी इन प्रश्न सुनकर आपके भी दिमाग में कहीं न कहीं ये चिंतन की प्रोसेस तो स्टार्ट हुई होगी, कि सही बात है, क्या मुद्रास्फीति का जो एक टॉपिक है इतना डीप टॉपिक है, कि इसमें इतनी सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं अब आपके उसमें चिंतन की प्रक्रिया का विकास होना इस तरह के प्रश्नों से शुरू होगा। फिर जब आपने अब इस तरह से क्या करा, आपने पूरा का पूरा क्लास के अंदर आप क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होगा, उसके गुण क्या होंगे, उसके दोष क्या होंगे, ये जानेगा, उसके लाभ-हानि के बारे में जानेगा। तो इससे उसकी क्या होगी, मानसिक क्षमता का विकास होगा। स्टूडेंट की इससे क्या होगा, स्टूडेंट की इससे मानसिक क्षमता का विकास होगा। मानसिक क्षमता का विकास होगा, या यूँ बोल सकते हैं कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ेगी, इस तरह से। तो ये क्या होता है, विवेचनात्मक चिंतन से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। ये हमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। यही विवेचनात्मक चिंतन, देखा आपने, जब इतना सारा आप इतने सारे टॉपिक इतने सारे डायमेंशन पे सोचेंगे, तो आपका ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेगा। ये समस्याओं अगर आपके पर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आएंगी, तो उस समस्या के अलग अलग ये आपको क्या बताएगा, विकल्प बताएगा, सब्स्टिट्यूट बताएगा कि आप इस समस्या के लिए और क्या क्या हल या विकल्प तलाश सकते हैं। ये आपको सोचना सिखाएगा ये विवेचनात्मक चिंतन। साथ ही साथ ये जो विवेचनात्मक चिंतन है, आपको पूर्वाग्रह से मुक्ति दिलाएगा। अब ये पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह जैसे का पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसी चीज के बारे में पहले से ही कोई सी धारणा बना ली, या तो वो धारणा आपकी सकारात्मक भी हो सकती है या नकारात्मक भी। मतलब आपने उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं जाना, लेकिन आपने प्री डिसाइड पहले से ही उसके बारे में कोई सी भी एक सकारात्मक या नकारात्मक धारणा बना ली, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। तो अब आप में इस तरह की धारणा का विकास नहीं होगा पूर्वाग्रह का, क्यों, क्योंकि आप में तो चिंतन की आदत है। आप हर एक टॉपिक पे, हर एक बिंदु पर आप सोचते हैं, उसके अलग अलग डायमेंशन पे आप सोचते हैं। आप में कैसी आदत है, आप में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की आदत है।
तो जब इस तरह से ये जो एक टॉपिक है आपको कई डायमेंशन के बारे में सोचना सिखाता है, इससे आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपका व्यक्तिगत विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है, आप में सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि चलिए ये मुद्रास्फीति पर हमने इतना सब कुछ जाना, तो अब क्या इस मुद्रास्फीति को कम भी कर सकते हैं? क्या इसके भी कुछ उपाय हैं? तो बिल्कुल इसके उपाय भी हो सकते हैं, जैसे कि अब सरकार क्या कर सकती है, मौद्रिक नीतियाँ अपना सकती है। हमने जब बैंकिंग टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर बात भी करी थी, बैंकिंग टॉपिक में। बैंकिंग वाला जब हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने बात करी थी मौद्रिक नीति के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने समझा था, क्या-क्या समझ चुके थे हम मौद्रिक नीति के अंदर। बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, मार्जिनल रेट क्या होती है, मार्जिनल स्प्रेडिंग फैसिलिटी रेट क्या होती है। ठीक है, तो ये सब बातें हम समझ के आ चुके हैं, तो ये मौद्रिक नीति का सरकार फिर यूज़ करेगी, महँगाई को कंट्रोल करने के लिए। सरकार राजकोषीय नीति का उपयोग करेगी। तो आखिर अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये जो महँगाई है इसको भी मापते होंगे। ये जो महँगाई बढ़ रही है तो इसका कोई ना कोई पैमाना तो होगा। तो वो पैमाना क्या हो सकते हैं? तो देखिए वो पैमाना भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे थोक मूल्य सूचकांक के से थोक महँगाई के बारे में पता चलता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होते हैं, उत्पादक मूल्य सूचकांक होते हैं, कमोडिटी मूल्य सूचकांक होते हैं, कोर प्राइस इंडेक्स होते हैं। तो आपको इन सब के बारे में पता चलेगा, इन सबको आप जानेंगे, फिर किस तरह से इनकी कैलकुलेशन होती है आप इसे जानेंगे। और जब आप किसी बिंदु पर इतने सारे डायमेंशन को सोचेंगे, उस पे विचार करेंगे, उस पे विश्लेषण करेंगे, तो आप में ये चिंतन प्रक्रिया का विकास होगा और सीधी बात है आपकी मानसिक क्षमता इन सब से क्या होगी, बढ़ेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। तो ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है आपका विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का। इस प्रकार काम करने से, इस प्रकार सोचने से आपकी ये मानसिक क्षमता बढ़ाएगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा और ये विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का फिर आप में क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो ये पूरा की पूरा इस टॉपिक पर एक ओवरव्यू था, पूरा की पूरा डिटेल में। इसे समझने से आपको इस टॉपिक की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि आखिर ये टॉपिक किसके बारे में बात करता है। तो अब हम इस टॉपिक को देख लेते हैं, बड़ी आसानी से अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने इसका पूरा का पूरा जो निचोड़ था, जो क्रक्स था वो समझ लिया है। तो अब बात करते हैं इसके आशय पे, बात कर लेते हैं, क्या इसका अर्थ है? काफ़ी कुछ अब हम समझ चुके हैं। तो विवेचनात्मक चिंतन के जब हम अर्थ पे बात करते हैं, तो इसका अर्थ है चिंतन करना। विवेचन के साथ चिंतन करना मतलब आपके पास कोई अवधारणा है या कोई अर्थ है या कोई विचार है, उसके आप पक्ष में क्या हो सकता है, मतलब उसके गुण, उसके लाभ और उसके विपक्ष मतलब उसके दोष और हानियों पर अगर आप विचार कर रहे हैं, तो यही होता है आपका विवेचनात्मक चिंतन। ये एक कैसी पद्धति है? ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, इसमें अब देखिए अनावश्यक विवेचन नहीं करना है आपको, अननेसेसरी। तभी देखिए जब आपने मुद्रास्फीति पर हमने बात करी तो हमने कितने सारे इस मुद्रास्फीति के कितने सारे डायमेंशन कवर करे, पर सारे आप भी सोचिए सारे ही लॉजिकल थे। हमने हर एक पॉइंट को लॉजिकल वे में कवर करा, ऐसा नहीं कि अनावश्यक सोच रहे हो हम। हमने हर उस रिलेवेंट पॉइंट पर ही चिंतन करा जो कि उस मुद्रास्फीति से संबंधित था। फिर चाहे मुद्रास्फीति के वो प्रकार हो या उसे कौन जारी करता है या आखिर ये मुद्रास्फीति होती क्या है, ठीक है, उसके क्या उपाय होते हैं, कौन-कौन से उसके इंडेक्स होते हैं, उसके बारे में हमने बात करी। कौन-कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, तो ये सभी रिलेवेंट थे उससे। तो हमें हमेशा जो चिंतन करना है, वो कैसा करना है? रिलेवेंट चिंतन करना है, अनावश्यक विवेचन हमें नहीं करना है। और ये इससे क्या हो जाता है, इस प्रकार के चिंतन करने से, ये आपकी एक आपके स्वयं का एक बौद्धिक विचार की प्रक्रिया है। आप खुद ही उसके बारे में क्या है, सोचते हैं। तो इससे आपकी क्या होती है, आपकी बौद्धिक विकास होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ आप किसी भी बिंदु पर एक लॉजिकल वे में, तार्किक रूप में आप में सोचने और समझने की, 1 मिनट, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है? लॉजिकल वे में, तार्किक आधार पर, लॉजिकल वे में मतलब आप डिसीजन ऐसा नहीं ले रहे कि आपने कोई कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में। आप पूरे कार्य कारण के सिद्धांत के आधार पे कि कोई काम हो रहा है तो क्यों, उन कारणों से वो काम हो रहा है, पूरा उसका जो तार्किकता थी उसके आधार पर आप पूरा तार्किक रूप से सोचकर समझकर आप क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने बिना किसी आधार के, आपने यूं ही मतलब कोई आधार नहीं था, जैसा आपको लगा बस आपने सोचा और डिसीजन ले लिया, नहीं, आप पूरा लॉजिकल वे में
पूरी तरह से तार्किक रूप से सोचकर, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके, सोचकर समझकर आप निर्णय ले रहे हैं, या कोई सी समस्या आ गई है तो उस समस्या को दूर करने के लिए, उसके हल निकालने के लिए आप हर एक बिंदु पर, उसके हर एक पॉइंट पे सोच समझ करके निर्णय आप ले रहे हैं। ठीक है? तो ये होता है आपका विवेचनात्मक चिंतन। हमने एक एग्जाम्पल लिया जैसे मुद्रास्फीति का। एक और एग्जाम्पल आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे आपने मान लो क्लास 10th के बच्चे हैं। अब क्लास 10th के बच्चों से आपने एक प्रश्न पूछा कि चलिए स्टूडेंट में आपको क्या करना है, विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास करना है। तो आपने क्लास 10th के स्टूडेंट को एक सवाल दिया, आप टीचर हैं क्लास में, आपने स्टूडेंट को एक सवाल दिया कि चलिए बताइए जो तटीय इलाके होते हैं, तटीय इलाके मतलब ऐसे इलाके जो समुद्र वगैरह के किनारे हों, तो वहाँ आप तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं, आपने बच्चों से प्रश्न पूछा कि जो तटीय इलाके में लोग रहते हैं, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो ये वाले साइड में, यहाँ पर जैसे आपका एक केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो राज्य है ना यहाँ, ये तटीय इलाके वाले हो गए। तो तटीय इलाके में जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं और वो वही क्यों खाते हैं, आप इस पे बताइए। तो अब बच्चा सोच रहा है कि वो जो तटीय इलाके पे लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं, तो अब उसे पता है कि ये सब समुद्र से लगे हुए इलाके हैं, तो बच्चा बोल देगा कि वो कहीं ना कहीं मछली खाते होंगे। तो आप उनसे पूछ रहे हैं क्यों खाते हैं, तो जब वो इस तरह से बच्चा सोचता है तो उसमें क्या होता है, विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया उसमें विकसित होती है। ये सभी काम से क्या होता है, बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है। इससे उनकी मानसिक क्षमता बढ़ती है, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं विवेचनात्मक चिंतन की। तो अब इसमें 5 से 6 डेफिनेशन मैंने रखी है। क्यों रखी है उसका भी रीजन आपको बताता हूँ। 5 से 6 डेफिनेशन रखने का जो पर्पस है वो सिर्फ एक ही है, और वो यही है कि आपको ये जो विवेचनात्मक चिंतन है ये समझा दिया जाए। क्योंकि अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आपसे क्या होगा, कैसा भी प्रश्न बन जाएगा। तो रॉबर्ट एनिस क्या कहते हैं कि जैसे आपको कोई काम करना है, तो आपको उस काम को करना है, तो आप उसके क्या-क्या गुण हो सकते हैं, मतलब उसके क्या लाभ हो सकते हैं, उसके पक्ष में आप सारी बातें सोच रहे हैं, उसके विपक्ष में भी आप सारी बातें सोच रहे हैं। हर एक कार्य के पीछे जो उसका कारण है, उस पर भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो यही आपका हो जाता है विवेचनात्मक चिंतन। गिगफोर्ड क्या कहते हैं कि जितने भी अगर आप कोई सा काम कर रहे हो या कुछ अवधारणा पे आप विचार विमर्श कर रहे हो, तो उसके संबंध में जितने भी सब्स्टिट्यूट आपके पास अवेलेबल है, जितने भी प्रतिस्थापन आपके पास अवेलेबल है, और आप उन हर प्रतिस्थापन का बड़ा ही डिटेल में आप एनालिसिस कर रहे हो, तो ये आपका विवेचनात्मक चिंतन हो जाता है। वहीं बात करें वेलेंटाइन की, तो वेलेंटाइन क्या बोलते हैं, वेलेंटाइन कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी हमें पता है कि विश्लेषणात्मक या विवेचनात्मक चिंतन में कैसी है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास विचार होता है, मतलब आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपके पास क्या होते हैं, कई सारे विचार होते हैं, एक विचार नहीं होते, कई सारे विचार होते हैं। तो ये अविराम गति से, मतलब लगातार आप में ये विचार आते रहते हैं। जैसे अभी हमने मुद्रास्फीति का टॉपिक लिया था, तो कई सारे मैंने आपको बिंदु बता दिए। अब आपके पास जब इतने सारे बिंदु आए, तो आप अब उन बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपके पास क्या आते जा रहे हैं, विचार आते जा रहे हैं लगातार रूप से, रुक ही नहीं रहे, कंटिन्यूस आप में विचार आते जा रहे हैं। तो ये ऐसा हो रहा है, ये आपका क्या है, विवेचनात्मक चिंतन है। गेरेट क्या कहते हैं, गेरेट कहते हैं, अब आपके पास देखिए आप कुछ सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता है। तो ये कैसी है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं ये पूरी तरह से रहस्यपूर्ण है, अव्यक्त है, मतलब आपके पास जो थॉट आ रहे हैं वो केवल आप ही व्यक्त कर सकते हैं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, या मेरे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं वो केवल मुझे पता है, आपको नहीं पता है। तो ये जो चिंतन की जो प्रक्रिया है एक तरीके से रहस्यपूर्ण है, अव्यक्त है। इसमें क्या होता है, आपके जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें आपके पास आप अगर किसी बारे में कुछ सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो बिंब बन रहे हैं, मतलब जो इमेजेस आ रही हैं, उन सभी को क्या कह देते हैं, विवेचनात्मक चिंतन कह देते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे के बारे में बात करें तो ये क्या कहते हैं कि ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, एक तर्क आधारित प्रक्रिया है।
जिसमें आप क्या करते हो, पूरे उसके जो जो गुण हैं, जो जो उसके लाभ है, उन गुण दोषों का विश्लेषण करते हो और उन गुण दोषों के विश्लेषण के आधार पर आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हो। इसे ही विवेचनात्मक या समीक्षात्मक चिंतन कहते हैं। अन्य शब्दों में बात करें या दूसरे शब्दों में बात करें कि देखिए, अगर आप विवेचनात्मक चिंतन कर रहे हैं, आप किसी अवधारणा पे, किसी विषय वस्तु पे या किसी पॉइंट पर आप चिंतन कर रहे हैं, तो इस चिंतन करने से आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। ये आपका कौशल युक्त भी रहेगा, साथ ही साथ ये उत्तरदायित्व पूर्ण रहेगा, क्योंकि देखिए आपने अब कोई डिसीजन लेना है, आप उसके उस डिसीजन लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आप उसके हर क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, क्या-क्या उसके गुण हो सकते हैं, क्या उसकी हानियाँ हो सकती हैं, उस पर आप चिंतन कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप फाइनली डिसीज़न ले रहे हैं। तो ये कई जो भी आप फिर डिसीज़न लेंगे उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। तो इस तरह से विवेचनात्मक चिंतन है। तो विवेचनात्मक चिंतन क्या होता है? इतनी सारी डेफ़िनेशन को पढ़ने के बाद, मुद्रास्फीति वाले एग्ज़ाम्पल को देखने के बाद और साथ ही साथ जो तटीय इलाके में रहते हैं लोग वाला एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये जो विवेचनात्मक चिंतन है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और डेफिनेटली बहुत आसान टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं विवेचनात्मक चिंतन की आखिर आवश्यकता क्यों है। विवेचनात्मक चिंतन की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, ये क्या करता है, व्यक्तिगत विकास करता है। जैसे अब आप क्या कर रहे हो, किसी टॉपिक पे सोच रहे हो, जैसे मुद्रास्फीति का ही एक एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता रहे, मुद्रास्फीति पे आप सोच रहे थे, तो इससे आपकी व्यक्तिगत विकास होगा, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी का निर्माण होगा। ये आप में विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करता है। साथ ही साथ आपको निर्णय लेने में मदद करता है और साथ ही साथ कोई समस्या है तो उस समस्या के क्या-क्या समाधान हो सकते हैं, उसके बारे में आपकी एक क्षमता का विकास करता है। यह आप में वैज्ञानिक चिंतन और तार्किकता का विकास करता है। सारी बातें हम समझ चुके हैं। आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। छात्रों में ये विवेचना, विश्लेषण का कौशल विकसित करने में आपकी मदद करता है। विवेचनात्मक चिंतन की अगर हम विशेषताओं पर बात करें तो उसकी विशेषताएँ क्या है? कि देखिए, ये क्या करता है, किसी भी बिंदु पर, किसी अवधारणा पे, किसी विषय वस्तु पे जो भी उसके गुण हैं, जो भी उसके दोष है, उसका एक निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से निष्पक्षता इसकी एक विशेषता है। मतलब आपने, अगर आज बोल दें कि मुद्रास्फीति पे बताइए क्या-क्या मुद्रास्फीति के लाभ है और हानियाँ हैं, तो आप बता देंगे। तो इस तरह से आप उसके लाभ हानि का एनालिसिस करने के बाद आप उसका एक पूरी तरह से निष्पक्ष रूप होके आप उसका कंक्लूजन बता देंगे मुद्रास्फीति का। तो इस तरह से निष्पक्षता इसकी एक विशेषता है। इसमें इससे विवेचनात्मक चिंतन करने से आप में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, तार्किकता का विकास होता है। साथ ही साथ आप में किसी कोई कारण है किसी चीज का, या कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप कोई सा डिसीजन ले रहे हैं, तो आप ये जो डिसीजन ले रहे हैं किन आधार पे ले रहे हैं या किन कारणों से आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, तो ये एक तरीके से जो कार्य कारण संबंध है उस पर भी विशेष रूप से महत्व देता है। ये व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाता है। ये पोषक मतलब बढ़ाता है, व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाता है। ये वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता में सामंजस्य को बढ़ावा देता है। तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इसे समझ लेते हैं कि आखिर ये जो वस्तुनिष्ठता है ये क्या होती है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठता क्या है कि जैसे मान लो कोई अवधारणा है या कोई सा भी विचार है, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हो, वास्तविक रूप से, पूरी तरह से वास्तविक रूप से आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। इसे ही वस्तुनिष्ठता कह देते हैं। आपके पास कोई अवधारणा थी, कोई विचार है या कोई आपकी आकांक्षा हो, ठीक है? अब आप उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हो। ऐसा एनालिसिस कर रहे हो जो वास्तविक है। वैसा एनालिसिस आप कर रहे हो तो ये वस्तुनिष्ठता हो जाता है। विषय निष्ठता की जब हम बात कर लेते हैं तो विषय निष्ठता क्या हो जाती है कि आप मान लो कोई विषय है, उस विषय के बारे में आप पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आपको नॉलेज मिल रहा है, तो ये विषय निष्ठता हो जाती है। पठन पाठन की गुणवत्ता का विवेचनात्मक चिंतन से सीधा संबंध है, ठीक है। साथ ही साथ ये छात्रों में तर्क करने पर बल देता है।
सर्वाधिक उपयोगी विचार को अपनाने पे बल देता है, मतलब आपको कोई डिसीजन लेना था तो आप उस डिसीजन लेने के लिए उसके क्या क्या गुण थे और क्या क्या उसके दोष थे, गुण दोषों का आपने एनालिसिस करा और फिर जो बेस्ट विकल्प आपके पास आया आपने उस बेस्ट विकल्प को चुन लिया। तो ये सर्वाधिक उपयोगी विचार को या सर्वाधिक उपयोगी विकल्प को अपनाने पे बल देता है। ठीक है, ये देखिए गुण दोषों को पहचान करके कि क्या क्या दोष हैं, उन दोषों को पहचान करके सुधारने में भी हमारी मदद करता है। साथ ही साथ ये व्यक्तिवाद और बहुलतावाद को बढ़ावा देता है और ये अनेक प्रकार के डायमेंशन पर हमें सोचने में हमारी मदद करता है, फिर चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, जितनी भी विविधता हैं, उनके बारे में भी विवेचनात्मक चिंतन हमारी सहायता करता है। लाभ क्या है? तो आपको भी पता है, एक तो ये मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, हमारा व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, किसी नई संकल्पना या किसी नए विचार के बारे में अलग-अलग बिंदुओं पर सोचने में हमें समर्थ बनाता है। किसी बिंदु के, किसी विषय वस्तु के क्या-क्या दोष है, उन दोषों को उजागर करता है, उन दोषों को फिर सुधार करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरह विवेचनात्मक चिंतन के अनेक लाभ हैं। विवेचनात्मक चिंतन संकल्पनाओं के निर्माण, मतलब किसी संकल्पना को बनाने में या उस संकल्पना को किस तरह से यूज करना है ये हमें बताता है और उसका कितना विस्तार किया जा सकता है। यह हमारे में उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाता है। विवेचनात्मक चिंतन हमारे में चिंतन कौशल को डेवलप करता है। साथ ही साथ भाषागत कौशल को भी ये विकसित करता है। ये दूसरों के जो तर्क हैं, मतलब एक दूसरा व्यक्ति अगर कोई बात कर रहा है तो उसके क्या तर्क हैं, उसका हम क्या करते हैं, निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हैं। ये पूर्वाग्रह मुक्त बनाता है। पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी चीज के बारे में आपने पहले से ही कोई सकारात्मक या नकारात्मक धारणा बना ली, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। चाहे आपने किसी भी पॉइंट पर, जैसे आप किसी से मिलने वाले हैं, आप किसी से मिलने वाले थे, अब आप उससे मिलने से पहले ही आपने उसके बारे में कोई सी धारणा बना ली, चाहे वो आपकी धारणा सकारात्मक भी हो सकती है या आपकी धारणा नकारात्मक भी हो सकती है, तो इसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। तो ये आपको पूर्वाग्रह से मुक्त बनाता है। ये तो क्या बोलता है, जैसे आपसे किसी से मिले तो आप उससे मिलिए, उससे बातचीत करिए, उसे समझिए, उसके बारे में और डिटेल निकालिए, उसके क्या क्या गुण हैं उसे देखिए, उसके क्या क्या दोष हैं उसे देखिए, फिर जो बेस्ट हो उसे चुनना। तो ये आपको पूर्वाग्रह से मुक्त बनाता है। यह आप में विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करता है। ये सभी इसके लाभ हैं। अब विवेचनात्मक चिंतन के विकास में एक शिक्षक की क्या रणनीति है? मतलब देखिए, छात्र हैं, अब छात्र में आपको क्या करना है, इन स्टूडेंट में आपको विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना है। तो आप एक टीचर हैं, आप टीचर हैं तो आप अब क्या आपकी मतलब रणनीति रहेगी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि आप इन बच्चों में, इन विद्यार्थियों में विवेचनात्मक चिंतन का विकास करवा पाएँ? तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात की गई है कि टीचर को वो ऐसे, मतलब क्लास में हो या क्लास से बाहर भी हो टीचर, तो टीचर को स्टूडेंट को कई सारे ऐसे अवसर देना चाहिए उन्हें। जैसे जैसे हमने बच्चों को क्या टॉपिक दे दिया था कि चलिए मुद्रास्फीति को आप पढ़ कर आना। फिर हमने जब वो बच्चे पढ़ कर आए मुद्रास्फीति, फिर क्लास के अंदर उस मुद्रास्फीति टॉपिक के अलग-अलग डायमेंशन पे सभी स्टूडेंट से उस पे विवेचन करने की, चिंतन करने की बात करी और बच्चे उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, उस पर पूरा के पूरा चिंतन करा। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं इस विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास करने के लिए। तो फिर हम उस पे विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना दिया जो उस पे तर्क पे बात कर रहा है, एक वितर्क पे बात कर रहा है और ये सभी तार्किक आधार पे बात करते हैं। मतलब ऐसा नहीं आपने केवल बोल दिया। आपका जो आप बात रख रहे हैं, जैसे आप तर्क में रख रहे हैं, तो किन आधारों पे रख रहे हैं, क्या-क्या उन कारणों पे या किन आधारों पे आप अपनी बात रख रहे हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ आपने तर्क पे बात कर ली, किसी ने वितर्क पे बात कर ली, तो फाइनली उसके बाद में उसका क्या समाधान हो सकता है, जैसे मुद्रास्फीति क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन जारी करता है, ये सब बातें तो हमने करी। फिर फाइनली हम मुद्रास्फीति से कैसे निपट सकते हैं, ये बढ़ रही महंगाई से कैसे निपट सकते हैं, तो उपायों पर भी हमें बात करना चाहिए ताकि एक हमारा एक होलिस्टिक या पूरी पूरा उस टॉपिक पर हमारा एक कवरेज हो कि फाइनल हम डिसीजन या कंक्लूजन पे पहुंचे।
तो जिस तरह से हम मौद्रिक नीति को अपना करके या राजकोषीय नीति को अपना करके मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। तो हमें समस्या के समाधान पे बल देना चाहिए। टीचर को केंद्रीय भूमिकाओं में नहीं रहना चाहिए। टीचर को एक मार्गदर्शक रहना चाहिए। मार्गदर्शक कैसे? जैसे मुद्रास्फीति टॉपिक दिया था, बच्चों को अगर गलत भी आ रहा है तो आप उसे बोलने दीजिए। फिर आप उसे बताइए कि देखिए इस ये नहीं सही था, इसका मतलब तो ऐसा होता है, या जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ये कॉन्सेप्ट तो इस पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट तो वहाँ का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये बातें एप्लीकेबल होती है। तो इस तरह से आपको एक जो टीचर है उसको एक मार्गदर्शक के रूप में रहना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए, उन्हें बोलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें इस तरह के उदाहरण देना चाहिए जो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आए। साथ ही साथ उन्हें क्लास में एक नमनीय मतलब नरम होकर, ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट ने गलत बोल दिया तो अब आपने उसे बहुत जोर से डांट दिया, या आपने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, या आपने उसे मार दिया, इस तरह से नहीं। आपको उसे नमनीय व्यवहार से उदार वातावरण क्लास में बनाए रखना चाहिए, ताकि फिर क्या होगा, हर बच्चा खुलेगा। जब आप नमनीय व्यवहार रखेंगे, क्लास में उदार वातावरण रखेंगे, तो हर बच्चा खुलेगा, और जब वो खुलेगा तो फिर वो कुछ कहेगा, और कहेगा तो धीरे धीरे ही फिर उसमें क्या होगा, जब वो बोलना चालू करेगा तो बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते हैं तो उससे पहले आप सोचते हैं। ठीक है, ये इतनी फास्ट फ्रिक्वेंटली होता है। जैसे आप देखिए, आपसे अगर पूछे आपको कहाँ जाना है, अब आपके तो अभी दिमाग में है ही नहीं ये प्रश्न कि कहाँ जाना है, तो अब आप सोचने लग जाएंगे कि कहाँ जाना है। लेकिन जैसे आपको पता है कि कल मुझे इंदौर से कहाँ जाना है, भोपाल जाना है, तो अब आपसे कोई पूछेगा तो आप जल्दी से बता दोगे कहाँ जाना है, तो आप बोलोगे भोपाल जाना है। लेकिन अगर आप अभी मैंने आपसे सडनली पूछ लिया कि आपको कहाँ जाना है, तो आपको आपके माइंड में कुछ आंसर ही नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप कुछ बोलने से पहले आपका माइंड क्या करता है, सोचता है। सोचने के बाद ही आप बोलते हैं। तो ये इतनी फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब आपको कुछ नया टॉपिक देते हैं, जैसे क्लास में अभी आपसे मैंने पूछ लिया कि चलिए बताइए, मुद्रास्फीति में जो मापन होता है, कौन सा कोर प्राइस इंडेक्स, वो क्या होता है? तो अब आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे कि आप फिर क्या करेंगे, आप सोचेंगे। सोचेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर मुझे नहीं पता। तो इस तरह से आपको जो क्लास में एक ऐसा नमनीय या उदार वातावरण रखना चाहिए, इस तरह की आपको रणनीति अपनाना चाहिए। फिर फाइनली आपका ये जो टॉपिक है कि विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, तो आपको पूरा विवेचनात्मक चिंतन पता होना चाहिए कि उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। और इतने सारे पॉइंट पे अब बात करी तो अब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि आखिर विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास कैसे किया जा सकता है। तो हाँ हाँ, हम कैसे कर सकते हैं, जैसे क्लास में हम वाद विवाद करवा के किसी टॉपिक पे क्या करें कि चलिए 2 ग्रुप बना दिए और वाद विवाद करवा रहे हैं। और ये वाद विवाद भी अगर आप क्लास में करवा रहे हैं तो आपको इसमें ये नहीं करना, देखिए हर क्लास में ऐसा होता है कि कुछ 5 से 6 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जिनके पास जवाब होता है, बाकी स्टूडेंट चुप रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम क्लास में वाद विवाद करवा रहे हैं तो हम एज अ टीचर हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हम ये भी ध्यान रखें कि कौन से स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं और कौन से स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे। जो स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं उन्हें बोलिए कि आप क्यों नहीं दे रहे, चलिए आप बताइए। वो बोले मुझे नहीं पता, तो उससे बोलिए जो आपको पता है गलत ही पता है, चलिए गलत ही बोलिए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, किसी भी एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या करना है, किसी भी एक्टिविटी या क्रियाकलाप में ज़्यादातर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे फिर क्या होगा, उनमें धीरे धीरे बुद्धि का विकास होगा। तो इस तरह हम अगर इस विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का स्टूडेंट में, छात्रों में विकास करना चाहते हैं, तो हमको अलग अलग क्रियाकलाप अपना करके, जैसे किसी बार हमने क्या कर लिया, हमने वाद विवाद प्रक्रिया विवाद करा दिया क्लास में, या फिर हमने कोई टॉपिक दे दिया था कि चलिए कल सब स्टूडेंट इसको तैयार कर कर आना, और फिर अपनी अपनी राय इस टॉपिक पे रखना कि क्या इसके लाभ है, क्या इसकी हानियां हैं। एक ये कर लिया। एक बार हमने कभी क्लास में ग्रुप बना दिया और 2 पार्ट में स्टूडेंट को कैटेगराइज कर दिया कि चलिए आप इसके पक्ष में बोलिए, आप इसके विपक्ष में बोलिए, और फाइनली 3-4 टॉपिक दे दिए थे, और फिर एक ग्रुप बना दिया कि चलिए आपको एक निष्कर्ष देना है। निष्कर्ष में भी बता दिया, चलिए आप सकारात्मक निष्कर्ष दीजिए, आप नकारात्मक निष्कर्ष दीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, क्लास में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो बच्चों में जो चिंतन क्षमता है इसका विकास होगा, और ये धीरे धीरे चिंतन प्रक्रिया बढ़ने लग जाएगी। कई बार हम क्लास में इस तरह से कर सकते हैं कि हमने कुछ स्टूडेंट को 10 टॉपिक दे दिए और उसकी चिट डाल दी। अब बोला कि स्टूडेंट को आना है, चिट उठाना है, और फिर जो चिट आपके पास आएगी उस चिट पर आपको 3 मिनट या 2 मिनट बोलना है। और आपको 3 मिनट जैसे बोलना है तो 1 मिनट आप उसके पॉजिटिव पॉइंट पे बोलिए, 1 मिनट नेगेटिव पे बोलिए, 1 मिनट में आप उसको उसका पूरा कंक्लूजन देना है। ठीक है।
तो ये सब चीज़ें करके आप क्या करेंगे, बच्चों में जो विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया है उसका विकास करेंगे। साथ ही साथ एक ही अवधारणा पे, जैसे आपने एक ही अवधारणा थी मुद्रास्फीति, इसके विविध पक्षों के विषय में जानना चाहिए। पहले जैसे मुद्रास्फीति एक ही टॉपिक था, तो उसके जितने भी पक्ष थे, हमने काफ़ी सारे पक्षों पे बात करी, तो उसके बारे में जानना चाहिए और फिर एक निष्कर्ष पे पहुँचना चाहिए। बच्चों को सोचने विचारने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। इसीलिए हमने देखिए शुरू में ही क्या बात की थी कि चलिए स्टूडेंट को एक टास्क दिया था कि चलिए मुद्रास्फीति का टॉपिक आपको क्या करना है, कल तैयार करके आना है या इतनी तारीख तक तैयार करके आना है। फिर हम इस पे क्या करेंगे, एक वाद विवाद का आयोजन करेंगे। तो इस तरह बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए और हर स्टूडेंट के सोचने को और विचार करने को हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हर स्टूडेंट को बोलने का मौका दें, चाहे वो गलत ही क्यों ना बोले या वो नहीं भी बोल पाए, तो हमें उसके ये जो डर है, इस डर से उसे मुक्त कराना चाहिए, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो बच्चों के आम जीवन से संबंधित हो, मतलब वो उदाहरण बच्चे उससे क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। तो ऐसे उदाहरण हमें देना चाहिए या इस तरह के उदाहरणों को प्रधानता दी जानी चाहिए जो छात्रों को पूर्णतः समझ में आए और उनके जीवन से संबंधित हो। जो भी आप प्रयोग कर रहे हो या अनुभव कर रहे हो, निरीक्षण से परिपूर्ण क्रियाकलापों का संचालन करके, मतलब आपने आपके पास जो एक्सपीरियंस है या आपने जो निरीक्षण करा या आपने कोई प्रयोग करा, उसके आधार पर आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग क्रियाकलापों का या अलग अलग गतिविधियों का क्या करना चाहिए, आपको संचालन करके इस विवेचनात्मक चिंतन को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। या आपको इस तरह से ऐसे काम देना चाहिए जिससे क्या हो, बच्चों में अलग अलग दृष्टिकोण का या अनेक दृष्टिकोणों का विकास हो। तो इन सभी कामों को करने से विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास होगा। जैसे आप अलग अलग एक्टिविटी करा रहे हैं, चाहे वाद विवाद करा रहे हैं या फिर आपने कोई टॉपिक दे दिए, जैसे 10 टॉपिक दे दिए, अब आपने उसपे चिट डलाई कि जो टॉपिक आपको आएगा उस पे आपको बोलना है। इस तरह के आप अलग अलग क्रियाकलाप करवा के, गतिविधियां करा के आप क्या कर सकते हैं, छात्रों में विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास कर सकते हैं। या आपने एक अवधारणा दे दी, जैसे मुद्रास्फीति दे दी और उसके बारे में बोला कि आप उसके अलग अलग डायमेंशन को पढ़ कर आना, समझ कर आना। फिर फाइनली आपने सभी का डिस्कशन कराया और लास्ट में आप उसके कंक्लूजन पर पहुंचे। आपको बच्चों को अगर विवेचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास करना है, तो आपको उन्हें एक पर्याप्त समय देना चाहिए कि चलिए इतने समय में आप इस टॉपिक को तैयार करना, फिर अपनी अपनी राय रखना। अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है, तो हमें उसको इस डर से, मैं गलत बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे या टीचर को क्या लगेगा, इससे हमें उसे मुक्त करना है। हमें उसे एक फ्री होकर बोलना देने का ऐसा वातावरण, ऐसा उदार वातावरण क्लास में निर्मित करना है। तभी तो बच्चों में विवेचनात्मक क्षमता का विकास हो पाएगा। हमें बच्चों को अब उस कंसेप्ट को समझाना था, जैसे मुद्रास्फीति को समझाना था, तो हमको उसके सभी बिंदुओं को अच्छे से समझाना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह के उदाहरण देना चाहिए जो बच्चों के आम जीवन से संबंधित हो। जैसे आपने बोला कि देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई बढ़ रही है, कैसे? जैसे आप बोलेंगे कि आप एक सरल सा एग्जांपल ले लें, जैसे बोलना कि स्टूडेंट अगर कोई चिप्स खाते हो, आप एक चिप्स का एग्जांपल ले लिया, तो बोले देखिए वो पहले 5 रुपए की आती थी, अब आज महंगाई के दौर में उसका बढ़ करके प्राइस 10 हो गया। कई बार क्या होता है, कंपनियां प्राइस इंक्रीज नहीं करती हैं, तो कंपनी क्या कर देती है, उसका जो वजन होता है, वेट होता है, वो कम कर देती है। जैसे 5 रुपए में कंपनी पहले चिप्स 30 ग्राम देती थी, पर अब कंपनी ने उसका वजन घटा करके 5 रुपए में ही दे रही, पर कितने ग्राम दे रही है, 18 ग्राम दे रही है। तो ये क्यों ऐसा करा? ये महंगाई के कारण करा। तो इस तरह के आप एग्जांपल देंगे, बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, आपको जो भी आपका अनुभव है, निरीक्षण है या प्रयोग करके जो भी आप अलग अलग इस तरह से आप अलग अलग क्रियाकलापों का संचालन कर सकते हैं। इस तरह से भी आप विवेचनात्मक चिंतन का विकास छात्रों में कर सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक था विवेचनात्मक चिंतन, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, वो भी हमने पूरा कर लिया है। देखिए ये आपकी ओवरव्यू क्लासेस थी, लेकिन इन ओवरव्यू क्लासेस में भी कुछ टॉपिक्स पर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी। ऐसे टॉपिक जो हमें लगता है कि स्टूडेंट को पढ़ने में इनसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो टॉपिक जो आप सामान्यतः छोड़ कर चले जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स को इसमें उठाया गया है इन ओवरव्यू क्लासेस में, ताकि आप उन टॉपिक्स को भी कवर करके जाएं। और जैसे शिक्षा शास्त्री मुद्दे हो गए,
ये टॉपिक भी बच्चों को पढ़ने में समस्या आती थी। तो इन टॉपिक्स को इसलिए उठाया गया ताकि आपका इन पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकें। तो इसी तरह अर्थशास्त्र को भी पहले उठाया क्योंकि उसे भी स्टूडेंट को पढ़ने में समस्या आती है। एक शिक्षा शास्त्री मुद्दे आ गए, इन्हें भी स्टूडेंट को पढ़ने में समस्या आती है, तो इसलिए इन्हें पहले कवर करा दिया गया है। क्योंकि देखिए इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, ये वो टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर कंप्लीट नहीं भी करे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत ही इनमें पढ़ना बचा होगा। लेकिन हमें ये पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का अगर कुछ छूटा होगा तो क्या छूटा होगा, शिक्षा शास्त्री मुद्दे छूटा होगा, अर्थशास्त्र छूटा होगा, क्योंकि ये थोड़े से टॉपिक टेक्निकल पढ़ते हैं। इसीलिए इन टॉपिक्स में आपको काफ़ी हद तक एक डिटेल में ओवरव्यू दिया गया ताकि आपके इन टॉपिक्स पर समझ विकसित हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका शिक्षा शास्त्री मुद्दे था, पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो टाइमली मिलता रहे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो रिमेंबर नोट्स के पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हम उस एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी क्या है, कब स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है और आखिर एनसीईआरटी क्या काम करता है। इस पर हम बात करेंगे, एक छोटा सा वीडियो होगा और एनसीईआरटी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे इतिहास के उन आईएमपी टॉपिक्स पर जो मुझे लगता है कि आपने पूरे तैयार कर लिए होंगे इन इतिहास के टॉपिक्स को। तो इनमें आपको मैं इतिहास की आईएमपी टॉपिक बताऊंगा कि ये वो आईएमपी टॉपिक है जहां से एग्जामिनर जरूर प्रश्न पूछता है। तो उन टॉपिक्स को अगर आपने देखिए पूरे तैयार कर लिए हों तो उनका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में रहते हैं टॉपिक। और अगर आपने तैयार नहीं करे हों तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो उसमें हम इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार।